हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैजिशियन मोटर्स। और आज एक हम लाए हैं नई वीडियो यूज़ कार से रिलेटेड। चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि यूज़ कार लेने से पहले किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कि मैंने उसको 4 कैटेगरीज़ में बांट दिया है। जिसमें कि एक कैटेगरी है एक्सीडेंटल एंड नॉन एक्सीडेंटल कार, जिसको आपको चेक करना है, जिसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसको आप मेरे यूट्यूब की वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है डॉक्यूमेंटेशन चेक, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करें। तीसरा है मैकेनिकली गाड़ी फिट है कि नहीं, मैकेनिकल चेक। और चौथा आता है आफ्टर सेल्स एंड सर्विस एंड आफ्टर मार्केट रीसेल वैल्यू है गाड़ी की नहीं। ये 4 पॉइंट में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ, ये 7 सीटर या उसके अंदर की कार है उसके लिए दे रहा हूँ, और प्राइवेट कार है उसकी दे रहा हूँ। तो जी हाँ, आइए आपको चलते हैं गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं। गाड़ी की 3 डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं रोड पे चलने के लिए। तो सबसे पहले होता है गाड़ी की आरसी, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, एंड वैलिड इंश्योरेंस एंड वैलिड पोल्यूशन। कुछ स्टेट में ये पेपर वाली आरसी होती है, एंड कुछ स्टेट में, जैसे कि मेरे हाथ में दिल्ली की आरसी है, ये स्मार्ट कार्ड आरसी होती है, ये होती है। तो दोनों ही आरसी अपनी जगह वैलिड हैं। तो अगर ये पेपर वाली आरसी की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर यूपी की जो आरसी मेरे हाथ में है, इसमें ऊपर होता है गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद राइट साइड में होता है रजिस्ट्रेशन डेट, उसके नीचे ओनर नेम एंड एड्रेस होता है, राइट साइड में होता है ओनर सीरियल। इसके बाद गाड़ी की और डिटेल, चेसिस नंबर, मेक एंड मॉडल एंड गाड़ी का फ्यूल नॉर्म, गाड़ी कितने सीसी की, सारी डिटेल होती है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि ये गाड़ी 18 जुलाई 2013 की है, तो इस गाड़ी में जो नीचे हम आएंगे मैन्युफैक्चरिंग है वो 2013 ही की है। कुछ गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग 2013 है एंड रजिस्ट्रेशन 2016 है, तो लोग समझते हैं कि वो गाड़ी 2016 मॉडल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। वो गाड़ी 2013 ही मॉडल कहलाएगी, और उसका रजिस्ट्रेशन चूँकि लेट हुआ है तो इसलिए वो 2016 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। कुछ गाड़ियाँ नॉर्मली कुछ गाड़ियाँ जैसे दिसंबर में ली गई हैं, सपोज़ दैट 20 दिसंबर 2013 की मैन्युफैक्चरिंग है, और रजिस्ट्रेशन उसका 2014 का हो जाता है, जनवरी का, तो उसको भी गाड़ी को 2013 ही कहेंगे। रजिस्ट्रेशन 14 का है लेकिन गाड़ी 13 की है। फिर इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं, आपको चेक करना है गाड़ी का ओनर सीरियल। जैसे कि इस गाड़ी का ओनर सीरियल 2 है, तो क्या ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है। अच्छा, ओनर सीरियल में मैं आपको एक और ख़ास बात सबसे बता दूं, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं, गाड़ी की आरसी में आपको दिखेगा सेकंड ओनर, लेकिन एक्चुअल में गाड़ी होगी थर्ड ओनर या फोर्थ ओनर। वो होता कैसे है, जैसे कुछ लोग गाड़ी बेचते हैं तो वो उसकी पुरानी कलर्ड आरसी रखते हैं जो कि फ़र्स्ट ओनर या सेकेंड ओनर की है, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर नेट पे या ऑनलाइन आप देखेंगे तो गाड़ी थर्ड या फोर्थ ओनर हो गई है, तो वो भी आपको देख लेना है। आइए अब इसके बाद चलते हैं इसके इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर पे। तो इंजन नंबर चेक करना तो आसान नहीं होता है एक लेमैन के लिए, बल्कि मैकेनिक के लिए भी, जब तक इंजन को उतारा ना जाए। बट चेसिस नंबर आप गाड़ी से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो चेसिस नंबर इस आरसी में है वो गाड़ी में भी सेम है कि नहीं। और साथ ही साथ आप चेसिस नंबर को, आजकल कुछ नई टेक्निक्स भी चली है, चेसिस नंबर को आप चेक कर लेंगे गाड़ी में कि वो ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरी गाड़ी में उसको चिपकाया गया है, वेल्ड किया गया है, उसको आप थिनर या कोई कपड़ा लेके वहाँ रब करेंगे तो वो आप पकड़ सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में एक्सीडेंटल वाली में इस चीज़ को बताया गया है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ ये आती है कि गाड़ी की आरसी पे, जैसे इस गाड़ी पे कलर है सुपीरियर वाइट, तो गाड़ी की आरसी पे जो कलर है क्या उसी कलर में मेरी गाड़ी है? ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का कलर चेंज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, जब तक आरटीओ की अनुमति से ना हो, आरसी पे ना हो, उसको आपको मिला लेना है। और जहाँ पे ओनर नेम है आपको ये भी देख लेना, अगर गाड़ी आप किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ओनर की डेथ हो गई है, डेथ केस है। कभी कभी ऐसा होता है ओनर की डेथ हो जाती है और उस गाड़ी को बेच दिया जाता है, और आरटीओ में उसका प्रोसेस होता है। अगर ओनर की डेथ हो गई है तो पहले उनके बेटे के नाम होगी, उसके बाद किसी और के नाम होगी। ये लंबा प्रोसेस है, इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। डॉक्यूमेंट में आप ये भी देख लें, ये सब बहुत रेयर और बहुत आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी का अगर फ्यूल वेरिएंट उसमें लिखा है तो गाड़ी डीजल है, तो आरसी पे भी डीजल है कि नहीं। कभी कभी बाई मिस्टेक जो है मिसप्रिंट हो जाता है, गलत टाइप हो जाता है। जस्ट लाइक गाड़ी का नाम वैगनार है और आरसी पे ऑल्टो लिख जाता है, ऐसा भी कुछ पास्ट इंसिडेंट देखे गए, तो सब वो बराबर है,
सही है, प्लस गाड़ी लेने से पहले गाड़ी का वेरिएंट आरसी पे होता है, तो क्या उसी वेरिएंट की गाड़ी है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएंट में मिसमैच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। या आइए अब आपको और जानकारी देते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये प्राइवेट व्हीकल 7 सीटर की मैं बात कर रहा हूं या उसके नीचे की। इसके बाद इस गाड़ी के पेपर चेक करने में एक चीज़ और होती है, क्या गाड़ी पे कोई हाइपोथिकेशन तो नहीं है, क्योंकि आजकल नॉर्मली लोग फाइनेंस पे गाड़ी लेते हैं तो हाइपोथिकेशन होता है। तो आपको चेक कर लेना है गाड़ी पे अगर हाइपोथिकेशन है तो कितने का है, क्या उसका बैंक एनओसी है कि नहीं है। अगर उसकी बैंक एनओसी है तो आपको ये भी जांच लेना है कि क्या वो ओरिजिनल बैंक एनओसी है, ऐसा तो नहीं कि फ़ेक बैंक एनओसी है, ये रेयर केस में होता है फ़ेक बैंक एनओसी। फिर अगर गाड़ी पे लोन है और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जी इसमें 2 लाख रुपए का लोन बचा है, आपको उस बात को नहीं मानना है, आपको लोन अकाउंट नंबर लेना है और डायरेक्ट बैंक जाना है और बैंक से बोल के आपको स्टेटमेंट निकलवा लेना है कि इस पे एक्चुअल कितना लोन अमाउंट बचा है। हो सकता है आपको 2 लाख बताया जाए लेकिन उसमें लोन अमाउंट जो है वो 3 लाख का हो, क्योंकि उस पर पेनल्टी भी हो और ओनर को पता ना हो। तो इस चीज़ को आपको खुद से पता करना है, क्योंकि इसमें दिक्कत आ जाती है और आई है, हम लोगों ने देखे हैं ऐसे केस। आप गाड़ी ले रहे हैं, अपना हार्ड एंड मनी खर्च कर रहे हैं, सारी चीज़ आप खुद कंफर्म करिए किसी के कहने की बजाय। और हाइपोथिकेशन में आपको अगर यूपी नंबर है या हाथ वाली आरसी है तो उसमें नीचे रहता है, लेकिन दिल्ली नंबर में अक्सर हाइपोथिकेशन नहीं लिखा होता। जैसे कि मेरे पास ये दिल्ली नंबर आरसी है लेकिन इसमें हाइपोथिकेशन कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसकी हम आपको फ़ोटो दिखा दी जाएगी। तो दिल्ली नंबर में पता करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आरसी पे हाइपोथिकेशन स्मार्ट कार्ड में हाइपोथिकेशन कभी नहीं लिखा होता है। तो इस चीज़ को आप पता कर लीजिएगा कि इस पे हाइपोथिकेशन है कि नहीं है। और हाइपोथिकेशन में मैं बता दूं कि इसमें आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि लोन जैसे क्लोज़ हो जाता है, लोन क्लोज़ हो गया, वेल एंड गुड, लेकिन कुछ पेनाल्टीज़ रह जाती हैं जो ओनर को भी नहीं पता होता है। तो लोन तो क्लोज़ है लेकिन उस पर पेनाल्टीज़ हैं, तो इस चीज़ को आप वेरीफाई कर लीजिए। और उसके साथ अगर बैंक एनओसी है तो बैंक एनओसी के साथ फॉर्म 35 मिलता है, जो कि क्लोज़र का लेटर होता है, आरटीओ को दिया जाता है। इतनी चीज़ आपको देख लेनी है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात। लेकिन अब आजकल कुछ ऑनलाइन चालान और पहले भी कोर्ट चालान होते थे ऑफलाइन, वो सब भी चीज़ें होती थी। तो हमारे साथ एक हमारे सीनियर एडवोकेट मिस्टर अमित द्विवेदी, प्लीज़ कम, इनको मैं लाया हूँ, आपको इसकी बढ़िया जानकारी ये देंगे। हेलो अमित, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? सो अमित सर, आपको यहाँ आज ख़ास मौके पे आपका कीमती टाइम लेके बुलाया गया है, क्योंकि गाड़ी पे कुछ चालान और ज़मानत और बहुत सी चीज़ें होती थी। क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो यूज्ड कार ले रहे हैं तो कैसे चेक करें, चालान एंड ऑल, कैसे उसकी पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, आज के मौजूदा समय में अगर आप सेकेंड हैंड कार बाय करते हैं तो कुछ चालान जो होते हैं वो आपको विदिन आपको 6 महीने या 180 दिन के आसपास अगर आप ऑनलाइन तुरंत उसको पेड कर देते हैं तो जमा हो जाते हैं। और बाकी अगर आपने उसको पेंडिंग छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं चला, या आपके मोबाइल आपने आरटीओ में आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो आपके चालान आपके फ़ोन पे शो नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उस केस में क्या होता है कि वो ऑलरेडी कुछ समय बाद जो है कोर्ट में, आपका लोअर कोर्ट में चला जाता है, सीजीएम कोर्ट में जाता है वो चालान, और उसके बाद आपको उसके हिसाब से जो ड्यू होता है, जैसे नॉर्मली आपका जो चालान होगा, कुछ चालान में आपको कुछ छूट मिल जाती है कि आपका जो चालान था वो किस बेस पर है, नो पार्किंग का है, सीट बेल्ट का है, या अलग अलग तरह के जैसे भी चालान है। लेकिन कुछ चालान ऐसे हैं कि उसमें फ़ाइन मतलब जस्ट मान के चलिए 2 गुना है, 3 गुना है। 500 का चालान है सीट बेल्ट का या जितने का भी होता है, कोई चालान जैसे लेन चेंजिंग का इंडिकेटर का 500 का है। हाँ। तो उसमें आपको छूट मिल सकती है। वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन है। तो उसमें क्या वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से छूट मिल जाती है? नहीं, वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से नहीं है। ऐसा होता है कि मान लीजिए आप हर कोर्ट जो होती है, चाहे वो किसी अदालत में आप किसी केस से संबंधित हो या किसी भी, तो वो अपना पक्ष रखने की आपको वो एक मतलब ये ह्यूमन राइट दिया गया है। इसी प्रकार कार में भी है, आपको अपना एक पक्ष रखने को दिया, आपकी किस वजह से आप इस तरह से गाड़ी चला रहे थे या क्या कारण था। तो अगर उसका एक कोई वैलिड रीज़न देखा जाता है, अगर कोई वैलिड रीज़न है कि आप हाँ ठीक है कि ये अब हिसाब से अब आपने नो पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दी, 4 गाड़ी और नहीं निकल पा रही, तो उसका कोई रीज़न ही नहीं है, उसमें आपका कोई छूट नहीं मिलेगी। और बाकी आपने लेन चेंज किया है तो कभी कभी ऐसा होता है, इमरजेंसी होती है, इसलिए उसमें कभी कभी पहली बार है या दूसरे बार कर दिया जाता है। तो ओवर एंड ऑल हमको चेक कर लेना है उस गाड़ी का चालान अगर है
तो वो आप जिससे गाड़ी ले रहे हैं वो उसको पे करके बिल्कुल, आपको बिल्कुल, दें बिल्कुल। या उसकी वो एश्योरेंस लें। हाँ, ये अच्छा, एक बात द्विवेदी सर आ जाती है कि कुछ गाड़ियों में ज़मानत देखी गई है जो पहले भी होती आई है सीन जब इन बेल। ऑनलाइन जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में जैसे होता क्या है, कोई आपका मान लीजिए कोई जान पहचान का संपर्की आपका किसी कारणवश किसी केस में जेल में चला गया है, तो एक लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि हम इसकी ज़मानत मान लीजिए उसकी हम बेल करा रहे हैं, तो उसके एश्योरेंस पे हम ये सामान अपना रख रहे हैं, इतने का सामान है, तो उस हिसाब से कार का जनरली लोग कार को उसमें अपना ये दिखा देते हैं, हाँ गाड़ी की आरसी पे ज़मानत ले लेते हैं कि इतने वैल्यू के ये सामान है, ये मेरा जब्त है उनके बिहाफ पे। तो आप मुझे बताएं कि हमारे दर्शक या हमारे जो जिनको गाड़ी लेनी है वो कैसे पता करेंगे उसमें ज़मानत है कि नहीं है? नहीं, उसमें आरसी पे हमेशा लिखा रहता है। अगर वो गाड़ी को जैसे ही आप जाएगी लीगल, उसमें तुरंत मेंशन हो जाता है सीन इन बेल। अगर मान लीजिए स्मार्ट कार्ड है उस पर नहीं लिखा है तो कोई ऐसा ऑफिस होगा जहां से पता कर सकते हैं? स्मार्ट कार्ड ऑफिस बिल्कुल होता है, वो आपका लोकल जो आपका आरटीओ है, आरटीओ के माध्यम से आप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें डीएसपी का एक ऑफिस होता है, उसकी रिपोर्ट लगती है, वहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस सब प्रक्रिया में जनरली बहुत समय लगता है, तो लोग उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। लेकिन तो आपकी क्या राय है कि दर्शक हमारे हाँ, उसको देख के चेक करके लें? उसको हमेशा देखना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं बता दूं, आप आरटीओ में कोई भी इस तरह के अगर कोई लंबा कोई भी गाड़ी से संबंधित गाड़ी से कोई लीगल एक्टिविटी हुई होगी, तो उसका कोर्ट की तरफ से एक लेटर हमेशा आरटीओ को इशू किया जाता है। तो आप गाड़ी ख़रीदने से पहले उस लेटर को अपनी गाड़ी जो भी गाड़ी का नंबर है, एक बार जाके आप आरटीओ में उसको चेक करवा लें। वो फाइल में अगर आपकी गाड़ी से कोई दुर्घटना किसी प्रकार की लीगल एक्टिविटी हुई होगी, तो वो पेपर जो है कोर्ट की तरफ से वो आपकी फ़ाइल में लगा रहता है कि इस गाड़ी पे ये चलान है या इस गाड़ी से ये घटना घटित हुई है, तो इसको ज़रूर एक बार किसी भी अच्छा, चेक करा चूँकि ऑनलाइन का दौर चल रहा है तो कभी कभी एम परिवहन पे भी दिखा देता है ब्लैक लिस्ट, उसके माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं? हाँ, उसके माध्यम से भी पता कर सकते हैं। ब्लैक लिस्टेड ये होता है कि गाड़ी से कुछ ना कुछ तो किया गया है, तभी वो ऑनलाइन ये शो कर रहा है। अब ब्लैक लिस्टेड में लेकिन कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि आप किसी और क्राइम, कोई और क्राइम से किसी क्राइम में आपकी गाड़ी यूज़ की गई है या किसी भी तरह के ब्लैक लिस्टेड में एक्चुअली कई चीज़ें आ सकते हो। इसका स्पेसिफिक आप एक कारण तो नहीं बता सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट अगर कहें तो एक तरह से आप अगर कोशिश करेंगे तो पता चले। इन शॉर्ट आप ये मान चलिए भाई, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस गाड़ी को प्रयोग किया गया गलत कार में या किसी चीज़ में, इसलिए इसको ब्लैक लिस्टेड शो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर अमित द्विवेदी आने के लिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आइए अब आपको लेके चलते हैं जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था, इंश्योरेंस। क्योंकि जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वैलिड इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देखना है कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी है, जिसको कि कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं, या थर्ड पार्टी है। कुछ लोगों को डाउट होता है, आपको मैं बता दूं, फर्स्ट पार्टी इज़ इंश्योरेंस ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। बट इस पॉलिसी में भी दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है ज़ीरो डेप्थ और एक होता है नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ज़ीरो डेप्थ में ये होता है कि आपकी गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गई, तो उसमें 1000 या 1500 फाइल चार्ज लगते हैं एंड सारा डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं लगता है, वो कंपनी बेयर करती है, इंश्योरेंस कंपनी। बट नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जितनी आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएगी, सपोज दैट आपकी गाड़ी 5 ईयर के प्लस हो गई है, तो अराउंड हर साल 10% या 50% अमाउंट आपका डेप्रिसिएशन बिल अमाउंट का कट के वो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो आपको क्लेम मिल जाता है। और इंश्योरेंस के साथ एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, गाड़ी की 2 चाबी है कि नहीं ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी की एक ही चाबी है और आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, थेफ्ट इंश्योरेंस में अगर आपके पास एक ही चाबी अवेलेबल है तो आपको कंपनी कोई भी क्लेम नहीं देगी, ज़ीरो हो जाएगा आपका अमाउंट। तो 2 चाबी की गाड़ी का बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, आप सोचते हैं कि चोरी हो गई तो हमको क्लेम मिल जाएगा, जी नहीं। 2 चाबी अगर आपके पास हैं तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी को विद ऑल फॉर्मेलिटीज सबमिट करेंगे, तब आपको क्लेम मिलेगा। फिर आपको ये चेक कर लेना है क्या वो इंश्योरेंस वैलिड है या लैप्स हो गया है। अच्छा, इंश्योरेंस अगर आपका वैलिड है तो एक बहुत ही ख़ास बात देखी गई है कि जस्ट लाइक मेरा इंश्योरेंस चल रहा है करीब 5 साल 6 साल से चल रहा है, तो उसमें मेरी 50% NCB चल रही है, 60% नो क्लेम बोनस जिसको बोलते हैं NCB चल रही है। तो नॉर्मली जो ओनर जस्ट लाइक जिस ओनर ने गाड़ी बेची डीलर के माध्यम से या डायरेक्ट, वो पॉलिसी नहीं देता है, क्योंकि जस्ट लाइक वो अगर 20 लाख 30 लाख 1 करोड़ की नई मर्सिडीज़ या कोई प्रीमियम गाड़ी या महंगी गाड़ी ले रहा है
और उसका इंश्योरेंस की पॉलिसी 2 लाख रुपए की है, तो अगर उनका NCB 50% चल रहा है तो वो पॉलिसी उनको 1 लाख की मिल जाएगी। इस चक्कर में वो अपनी गाड़ी तो बेच देते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि नहीं मैं पॉलिसी नहीं बेचूंगा, वो पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं। तो आपको ये भी चेक कर लेना क्या वो पॉलिसी ओरिजिनल है या सरेंडर हो चुकी है, क्योंकि आपको पुराना पेपर में तो उसमें वैलिड दिखेगा, लेकिन जब आपको कोई केस या कुछ होगा तो उसमें आपको पॉलिसी ज़ीरो दिखेगी। एक केस इंश्योरेंस में और आता है, कभी कभी ओनर या गाड़ी लड़ जाती है या और भी केसेस हैं, गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तो टोटल लॉस अमाउंट ओनर को जब ही मिलता है जब वो पॉलिसी सरेंडर हो जाती है। तो वो पॉलिसी तो आपकी सरेंडर हो गई इंश्योरेंस कंपनी में, बट आपको पेपर जो आपको है उसमें लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस अभी बाकी है, लेकिन जब आपके साथ कोई दुर्घटना या कुछ मिसहैपनिंग हुई तो उसमें आपको दिखेगा कि वो पॉलिसी ऑलरेडी सरेंडर्ड है। ये बारीकी की भी आपको जांच कर लेनी है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, बड़ा झटका लग सकता है। इस चीज़ को आप देखिए। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आपने गाड़ी ली, किसी ओनर से ली या किसी डीलर से ली। सबसे पहले तो जब आप गाड़ी लेंगे तो आपने डीलर से ली तो उसका डिलीवरी चालान आपको मिलेगा, नहीं मिलता आप उससे ले लीजिए। किसी ओनर से लेते हैं या दोनों केस में आप एक कचहरी कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं अपनी सेफ़्टी के लिए, अगर गाड़ी सेम डे ट्रांसफ़र नहीं हो रही या आपको लगता है कि मुझे सेफ़ रहना है, दोनों की सेफ़्टी के लिए। फिर गाड़ी जब आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपको मैं ये बता दूं कि इंश्योरेंस भी आपको ट्रांसफ़र अपने नाम करवाना है, डीलर नहीं करवाएगा, आपको खुद कराना है, क्योंकि डीलर के पास और भी काम होते हैं। तो आप उस इंश्योरेंस को अपने नाम ट्रांसफ़र कराइए, तब जाके आपका वो इंश्योरेंस वैलिड होगा। नहीं रोड पे तो आप चलेंगे, लेकिन कोई दुर्घटना में आपको उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। एंड एक जानकारी आपको और दे दूँ, कुछ लोगों के मन में रहता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र हो जाता है। उसका एक इंश्योरेंस का लेटर होता है, ओनर की साइन होती है, सिग्नेचर होती है, वो लेटर आप इंश्योरेंस कंपनी में या अगर ऑनलाइन है तो उनको देंगे तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देवियों सज्जनों, आपको मैं फिर से बता दूं कि ये जानकारी जो हमने दी थी 7 सीटर की, अब हम आ जाते हैं 8 सीटर प्राइवेट व्हीकल एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में वन टाइम टैक्स के साथ 5 ईयर्स का टोकन होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अब 8 सीटर प्राइवेट व्हीकल पे आ जाते हैं। 8 सीटर या उससे ऊपर की जो गाड़ी होती है उसमें इंडिया के जो ऑटोमोबाइल सेक्टर मोटर अधिनियम शायद 1989 है, उसके तहत 8 सीटर गाड़ी का फिटनेस होता है, जो कि आपको हर साल कराना पड़ता है। 8 सीटर में आपको फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि मारुति ओमनी है, इको है, इनोवा है, टवेरा है, तो ये सब 8 सीटर या उससे ऊपर होती थी, तो इनका हर साल फिटनेस होती है। ओमनी में 2 तरह की आती हैं, इको में भी 2 तरह की आती हैं, 5 सीटर एंड 8 सीटर। तो आपको चेक कर लेना है कि अगर ये गाड़ी 8 सीटर है तो उसकी फ़िटनेस वैलिड है। ऐसा तो नहीं ब्रेक हो गई है बीच में, क्योंकि नए नए कानून आते रहते हैं कि अगर आपकी फ़िटनेस ब्रेक है तो पर डे 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, तो वो काफ़ी बैठ जाता है, तो वो सब आपको चेक करा लेना है। सेकेंड थिंग, जस्ट लाइक मारुति वैन या इनोवा या इको आप ले रहे हैं तो उसमें सीट तो गाड़ी तो 8 सीटर आपको दिख रही है, लेकिन पेपर पे गाड़ी 7 सीटर है। ये भी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, लोगों के साथ सामने आई है, लोग जल्दीबाजी में ले लेते हैं। अगर आप 8 सीटर गाड़ी ले रहे हैं तो वो आरसी पे भी 8 होना मस्ट है। कभी कभी सीट लगा दी जाती है, एक्सटर्नल सीट लगा दी जाती है, जिससे आपको धोखा हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कमर्शियल कार की। कमर्शियल कार में अगर आपकी गाड़ी 7 सीटर या उससे कम है तो उसमें सेम रूल रहेगा जो मैंने आपको बताया, बट उसमें आपको चेक कर लेना है क्वार्टरली टैक्स पेड है कि नहीं है। हर 3 महीने पे उसमें क्वार्टरली टैक्स जाता है, साल में हर तीसरे महीने पे कुछ हज़ार टैक्स होता है। यहीं बात करें कमर्शियल व्हीकल 8 सीटर या उससे ऊपर की, तो उसमें भी सेम क्वार्टरली टैक्स लगेगा, बट उसमें फ़िटनेस भी हर साल की लगेगी, उसको भी आपको चेक कर लेना है। ये तो हो गई आपकी ऑल इंडिया सारे आरटीओ की बात, लेकिन कुछ इंडिया में स्टेट हैं जिसमें मुझे जानकारी सिर्फ वेस्ट बंगाल की है कि वेस्ट बंगाल में गाड़ी जब नई गाड़ी ली जाती है तो उसमें 15 ईयर्स का टैक्स तो होता है, बट 5 ईयर्स का टोकन होता है। हर 5 साल पे वो टोकन को रिन्यू कराना होता है, एज अ टैक्स उसको बोलते हैं। तो अगर आप सेकेंड हैंड कार वेस्ट बंगाल नंबर ले रहे हैं तो उसमें आपको चेक कर लेना है कि क्या उसका 5 ईयर्स टोकन पूरा है कि नहीं है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो पास्ट 2015 में उनका 10 मॉडल है, 2015 में उनका टोकन, उसके बाद टोकन जमा नहीं किया गया,
बाद में ओनर ले लेता है या जानकारी नहीं होती है तो बाद में उसको काफ़ी मोटे पैसे देने पड़ते हैं। तो आज की डेट तक का उसका टोकन पेड है कि नहीं। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बता दें, अगर आप CNG या LPG गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो अगर वो कंपनी फिटेड है तो उसमें आपको RC पे इंडोर्स मिलेगी CNG या LPG। बट अगर वो आफ्टर मार्केट लगी है तो आपको चेक कर लेना है कि वो CNG आपकी RC पे इंडोर्स है कि नहीं और इंश्योरेंस पे इंडोर्स है कि नहीं। इसके साथ आपको CNG का सर्टिफिकेट भी चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम और भी वीडियोस बनाएंगे यूज्ड कार से रिलेटेड। आपको हम और भी वीडियो दिखाएंगे जैसे कि मैकेनिकल एंड आफ्टर सेल्स एंड सर्विस रीसेल वैल्यू ऑफ द कार, इस पे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। Have a nice day. So friends, thank you so much for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe this video. Thank you.